संख्या 46 की बात करते हैं अपन लोग। कह रहे दो बैंकों द्वारा 2 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। यदि बैंकों की दर का तो बैंकों की दर का अंतर ज्ञात करो। यदि मूलधन 5000, यानी कि पहले बैंक में भी 5000 रुपए जमा करवाए, दूसरे बैंक में भी 5000 रुपए जमा करवाए। 2 साल बाद दोनों बैंकों में जाके देखा तो जो ब्याज का अंतर आया वो कितने का आया? 25 रुपए। यानी कि एक बैंक ने 25 रुपए ब्याज ज्यादा दिए और दूसरे बैंक ने कम दिए। तो हम पता लगा सकते हैं कि ये जो 25 रुपए अंतर आया किसकी वजह से आया, क्योंकि दोनों का धन समान है, दोनों का समय समान है, तो निश्चित रूप से अंतर आएगा। किसका आएगा? दर का अंतर आएगा। तो देखिएगा, हम लोग मान लेते हैं कि पहले बैंक में जमा कराए 5000 रुपए, किस दर से? R1 से। पहला बैंक था इसलिए R1, और समय 2/100। इसी तरह से दूसरे बैंक में भी जमा करवाए 5000, लेकिन इसकी दर R2, इसका समय भी 2/100। इसका जो ब्याज है वो इसका ब्याज है उससे कितने रुपए ज्यादा है? ये 25। मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आना चाहिए? 25 आना चाहिए। इस बैंक ने जितना ब्याज दिया और इस बैंक ने जितना ब्याज दिया, उन दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर 25 रुपए है। तो चलिए 2 जीरो से, इधर भी 2 जीरो से, यहां अगर गुना करते हैं तो हमें मिलता है 100 R1, इधर गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 100 R2, यानी कि 25। कुछ कॉमन आया? 100 फिर से कॉमन आ गया, R1 माइनस, यानी कि 25। हमें क्या चाहिए था? दरों का अंतर चाहिए था। दरों का अंतर यानी कि R1 माइनस R2 चाहिए था। तो हम लेते हैं R1 माइनस R2। ये कहां पड़ा है? गुणा में। बराबर को क्रॉस करेगा, कहां जाएगा? भाग में। ले चलते हैं 25/100। एक तो आंसर मिलना है 0.25। नीचे कितनी जीरो थी? एक के साथ 2 जीरो थी, तो हम पीछे से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, तो ये बनेगा 0.25। या फिर अगर आप इसे भाग देते तो बनता 1/4। या तो 0.25% हमारा आंसर होगा और या 1/4% हमारा आंसर होगा। ये तो था डिटेल में। हम इस प्रश्न को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा समझिए। आपको दोनों बैंकों के ब्याज का अंतर दिया हुआ है, यानी कि अगर आप ब्याज की जगह अंतर लेते हैं तो दर की जगह क्या आएगा? दर का अंतर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मूलधन और समय तो क्या है? समान है। फिर भी ब्याज में अंतर आ रहा है, तो अगर आप ब्याज की जगह ब्याज का अंतर लिखते हैं तो दर की जगह ऑटोमेटिकली दर का अंतर आ जाएगा। दर बराबर 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। 2 जीरो से 25 से कम, 25 दुए 1/प्रतिशत या 0.25%। दोनों प्रश्न एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, एक ही तरीका हमने लगाया है, लेकिन इसमें हमें ज्यादा स्पेस भी चाहिएगा, समय भी ज्यादा लगेगा, और यहां ओरल होने वाला तरीका था। वहीं पेपर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। फर्क क्या है? कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने केवल सोचना है कि अगर हम ब्याज ले रहे हैं तो हमें दर मिलेगी, और अगर हम ब्याज का अंतर ले रहे हैं तो हमें दर का अंतर मिलेगा। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं अपन लोग। क्या कह रहा है हमें? देखिएगा भाई, 47 और 48 दोनों एक ही जैसे प्रश्न है, इसलिए हम लोग उनके साथ ही करेंगे दोनों को। पहले हम 49 करते हैं।
क्योंकि फिर दोनों प्रश्न पैरेलल करेंगे तो हमें दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इसमें कहां तक रुकना है और इसमें हमें कहां तक जाना है। दोनों लगभग साथ साथ चलने हैं, पैरेलल चलने हैं क्वेश्चन। देखिए 49 क्या कह रहा है, राम ने 4,600 रुपए 15% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिए थे। राम ने कितना धन उधार लिया? 4,600 रुपए। किस दर पर उधार लिए? 15% दर पर। कितने समय के लिए लिए? 4 वर्ष के लिए। ब्याज का पता नहीं है, लेकिन उसने क्या किया उसकी शर्त बाद में करते हैं। राम ने क्या किया? 4,600 रुपए उधार ले लिए, 15% दर पर ले लिए, 4 वर्ष के लिए ले लिए। 4 वर्ष बाद गए राम और बोला सेठ जी या भाई साहब हिसाब करें मेरा। तो उन्होंने कहा देखिए मिस्टर राम, आप हमसे 4,600 रुपए लेके गए थे कि जी बिल्कुल लेके गया था। 4 साल हो गए लेके गए को? जी बिल्कुल हो गए। 15% दर थी? जी बिल्कुल हो गई बात, ये सही है। तो देखिएगा हम लोग आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं ले रहे, केवल सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो हमारा ब्याज बनने वाला है 4,600 इंटू 15 इंटू 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देते हैं। 15 चौके 60। 60 को किससे गुना करना है? 46 से। यानी कि हमें ब्याज कितना मिलना है? 2,760 रुपए का हमें ब्याज लगेगा राम को। इसका मतलब राम को कुल कितना धन चुकाना पड़ेगा? सेठ जी ने बताया देखिए राम, आप हमसे 4,600 रुपए लेकर गए। जी बिल्कुल लेकर गए। 2,760 रुपए आप पर ब्याज लग गया। जी बिल्कुल लग गया। तो आप हमें कितने रुपए देने वाले हैं? कि जी आप हमें 7,360 रुपए दे दें ताकि हम हिसाब को बराबर करके और बैलेंस जो है कितना बना दे? 0 बना दे। तो उन्होंने कहा देखिए सेठ जी ये पकड़िए आप हमसे 5,200 रुपए। कितने रुपए पकड़ लीजिएगा? 5,200 रुपए पकड़ लीजिएगा। तो सेठ जी ने कहा कि जी 5,200 रुपए आपने हमें दे दिए, अब आप हमें कितने रुपए और दे दें? 2,160 रुपए और दे दें ताकि हिसाब बराबर हो जाएगा हमारा। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे पास 2,160 रुपए नहीं है, आप एक बकरी बांध लीजिएगा। बकरी साथ लाए। उन्होंने सेठ जी को क्या सौंप दी? एक बकरी सौंप दी। यानी कि 5,200 रुपए नगद दे दिए और एक बकरी उन्हें पकड़ा दी कि ये लो जी अब हिसाब बराबर कर दीजिएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस बकरी की कीमत क्या थी? उस बकरी की जो कीमत थी वो 2,160 रुपए बन गई ऑटोमेटिकली। पढ़िएगा अभी अब 47 और 48 की बात करते हैं अपन लोग। क्या कह रहा है प्रश्न? पढ़िएगा। कह रहा है एक व्यक्ति 3 विभिन्न किस्तों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धन लगाता है। यानी कि 3 अलग अलग पूंजी हैं और उनका हमें क्या दिया गया है? समय दिया गया है। तथा उनकी दर जो है 10%, 12% और 15% है। समय अवधि पूर्ण होने पर उन्हें ब्याज की राशि समान प्राप्त होती है। तो बताओ उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात क्या होगा? इसमें हमें केवल ब्याज की राशि समान दे रखी है और पूंजी का अनुपात पूछा है। तो समय हमारे पास है, दर हमारे पास है और तीनों का हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज को क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे। लेकिन ब्याज ज्ञात कैसे करें? मूलधन नहीं है और मूलधन का तो हमसे क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो हम क्या करें? 3 अलग अलग मूलधन मानते हैं। अब हम 100, 200, 300 तो मान नहीं सकते, क्योंकि 100, 200, 300 मान लिया या 100 मान लिया, 100, 500, 1000 मान लिया तो कंडीशन हो जाएगी। भी 100, 200, 300 मान लिया तो कंडीशन क्लियर हो जाएगी। भी पहले से दूसरी बार धन दुगुना हो गया, दूसरे से तीसरी बार धन 1.5 गुना हो गया, तो फिर तो सेट नहीं बैठेगा। ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो हमें काल्पनिक धन दिया है, हम इसलिए क्या करते हैं? पहली पूंजी के लिए धन कितना मानते हैं? पहली कंडीशन के लिए x रुपए,
दर कितनी है 10% और समय कितना था 6 वर्ष। तो पहली कंडीशन का ब्याज इतना आ जाएगा। दूसरी कंडीशन के साथ, क्योंकि हम x तो मान नहीं सकते, x मान लिया तो फिर क्या कंडीशन समस्या आ जाएगी कि धन समान है, जबकि हम तो धन का क्या पूछा है अनुपात पूछा है। अगर धन समान होता तो अनुपात पूछता ही क्यों, वो तो 1:1:1 बराबर ही होता। फिर चलिएगा इंटू 12 इंटू 10/100। तीसरी बार धन कितना मान ले z, दर 15%, समय 12 वर्ष बटे 100। ये पहला ब्याज, ये दूसरे ब्याज और यह, और हमें कहा है कि तीनों ब्याज आपस में समान है, यानी कि ये ब्याज और ये ब्याज आपस में बराबर है। जब ब्याज आपस में बराबर है तो सबके बटा में कितना है 100 है। तो या तो हम डायरेक्ट सीधा का सीधा 100 खत्म कर दे, या लघुत्तम कितना आया 100 का 100 का लघुत्तम 100 आएगा, तो प्रत्येक के साथ 100 का गुणा करेंगे तो 100 से 100 कटता जाएगा, यानी कि एटलीस्ट हमें क्या मिलेगा 60x 120y और 180z हमें मिलने वाला है। अब हमारे पास तीन राशियां आ गई। देखिए अनुपात याद करें, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ऐसा पढ़ा था अपन ने। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। चलते हैं, पहले किसी का भाग जा रहा है 60 का जा रहा है, तो 60 का भाग देकर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको सरल बना लेते हैं। क्या बनेगा 1x 2y 3z। अब हम लोग पहले इन दोनों का अनुपात लेते हैं, तो नियम कौन सा लगाएंगे, पढ़ो सीधा लिखो उल्टा। तो उल्टा लिखेंगे तो 2:1। अब इन दोनों का अनुपात लेंगे तो y अनुपात कितना, इधर जगह खाली है तो इधर जगह खाली है तो 3 दुए 3 एकम 2 एकम, x अनुपात y अनुपात x y और z क्या चीज थी, हमारे तीनों धन थे, यानी कि हमारे धन का जो अनुपात आया वो कितना आ गया 6:3:2 आ गया। अब ध्यान दें, यहां तो केवल ब्याज समान किया था, इसलिए हमने ब्याज के बराबर ही क्या बराबर का निशान लगा दिया। अगले प्रश्न में सेम यहीं तक पहुंचना है, ऐसे कैसे ही पूंजी का अनुपात ही ज्ञात करना होगा, लेकिन वहां पे ब्याज समान नहीं कह रहा, वहां पे हमें मिश्र धन समान कह रहा है। वहां पर हमें मिश्र धन समान कह रहा है, यानी कि मिलने वाली राशि समान हो। क्या कह रहा है प्रश्न पढ़िएगा, एक व्यक्ति के पास 25,300 रुपए है, वह अपने 3 पुत्रों में बांटने की सोचता है। यदि तीनों पुत्रों की आयु क्रम से 16 वर्ष 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, तो वह बताओ सबसे छोटे पुत्र के खाते में कितनी राशि जमा करवाए कि जब उसकी उम्र 18 वर्ष की हो तो उन्हें समान धनराशि मिले, यदि ब्याज की दर 10%। अक्सर जो है वो यहां थोड़ा सा मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा, अभी पुत्र और पुत्री की बात करूंगा। यहां पुत्र अक्सर हमेशा पिता से नाराज रहते हैं, लगभग जनरली देखा जाए तो पुत्र अक्सर अपने पिता से नाराज रहते हैं। क्यों रहते हैं कि पुत्र को हमेशा यही लगता है कि पिता ने जो मेरे अलावा दूसरे भाई को जो संपत्ति ज्यादा दी है, ऐसा उसे लगता है। तो इस प्रश्न में भी ऐसा लग रहा है। तो इस व्यक्ति की समस्या सॉल्व करनी है कि इसके पुत्र इसे गालियां ना दें, इसे बूढ़ा ना कहें, क्योंकि अक्सर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने पिता को क्या कहते हैं, चाहे वो काम उनसे पिता ज्यादा करे, वर्किंग पावर उनकी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो कहते क्या है, मेरा बूढ़ा, उसे बूढ़ा बना देते हैं। तो वो चाहता है कि मुझे मेरे पुत्र बूढ़ा ना कहें, कि उन पुत्रों के खाते में मैं कितने कितने रुपए जमा करवाऊं कि जब उन तीनों की आयु 18 वर्ष हो, क्योंकि 16 साल वाला तो 2 साल बाद ही 18 का हो जाएगा, और 15 साल वाला 3 साल बाद 18 का होगा, और 14 साल वाला 4 साल बाद 18 का होगा। जब वो 18 साल की आयु प्राप्त करे तो
तो उनके खाते में समान राशि हो। भी देखो, जब आपने 18 साल की उम्र प्राप्त किया तो आपके खाते में बराबर राशि है। मैंने बंटवारा बिल्कुल सही किया है। आपको इस समस्या को सुलझाना है। तो बैंक ब्याज कितना दे रहा है? 10% दे रहा है। हमें पता नहीं है, लेकिन हमें केवल इतना पता है भी कुल राशि कितनी है। हमारे पास टोटल धन जो है वो है 25,300। अब देखते हैं, हम वही कार्य करते हैं कि पहले पुत्र के खाते में x रुपए जमा करवाए, दूसरे पुत्र के खाते में y रुपए जमा करवा दिए और तीसरे पुत्र के खाते में z रुपए जमा करवा दिए। बैंक ने पहले पुत्र के खाते में भी कितने % से ब्याज जोड़ा? दूसरे के भी और तीसरे के भी। पहला पुत्र 16 साल का था, इसलिए राशि कितने साल ठहरी? दूसरा पुत्र 15 साल का था, इसलिए राशि, क्योंकि उसे 18 साल पर पेमेंट मिलना है। और तीसरा पुत्र 14 साल का था, इसलिए उसकी राशि खाते में कितने साल ठहरी? 4 साल तक ठहरी। बैंक ने पहले पुत्र को इतना ब्याज दिया, दूसरे पुत्र को इतना ब्याज दिया और तीसरे पुत्र को इतना ब्याज दिया। जब राशि अलग अलग है, समय अलग अलग है, तो निश्चित रूप से तीनों का ब्याज भी अलग अलग होगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि ब्याज समान हो। प्रश्न क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि मिलने वाली राशि समान हो। मिलने वाली राशि क्या होती है? मूलधन और ब्याज होता है। तो हमें इसका मिश्रधन समान करना है। तो देखिए कितना x हो गया, ये 2x बटा इधर 3y बटा और इधर 4z बटा 10। ये तो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, थोड़ा सा हम यहां पर रफ में थोड़ा सा काम करवाएंगे, फिर उसको डायरेक्ट फॉलो करेंगे। यहां पर हमें पहले पुत्र के खाते में कितनी राशि मिली, यानी कि पहले पुत्र का मिश्रधन क्या था, हमें उसका मिश्रधन ज्ञात करना है। तो हम करेंगे मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था? x, ब्याज कितना था? 2x बटा 10। लघुत्तम कितना आया? 10। 10 भाग 1, 10 एकम प्लस 10 भाग 10, 1 को 2 से किया तो, यानी कि टोटल मिश्रधन बन गया 12x बटे 10। अब देखिए, ये हम 12x बटे 10 किसी और तरीके से भी बना रहे हैं। इतनी लंबा कार्य करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बना रहे हैं। जब कभी भी आपके पास ब्याज हो, जब कभी भी आपके पास ब्याज हो और आपको उसका मिश्रधन पता करना हो, बशर्ते XYZ के साथ हो, किसी राशि के साथ ना हो। ऐसा नहीं कि 5,000 मूलधन और उसका ब्याज पता हो तो हम वो नियम लगाएंगे, फिर नहीं लगेगा। काल्पनिक राशि के साथ जैसे XYZ है, तो हम क्या करें, इस 10 को ऊपर अंक के साथ जोड़ दीजिएगा। कितना बना? 12x बटे, इसको जोड़िएगा 13y बटे, इसको जोड़िएगा बटे, बन जाएगा। क्यों बनेगा? देखिएगा, क्योंकि इसमें x जुड़ेगा तो 10x हो जाएगा। 2x पहले से तो 10x प्लस 2 12x। यहां भी y जुड़ेगा तो 10y बन जाएगा। ये 3y पहले से है तो 13y। z जुड़ेगा तो 10z, 4z पहले से है तो 14z हमारे पास हो जाएंगे। ये आ गया हमारे पास क्या? मिश्रधन। प्रश्न कह रहा है कि तीनों को मिलने वाली राशि समान होनी चाहिए, यानी कि ये मिश्रधन समान होना चाहिए। सबके बटा में क्या है? 10। या तो 10 से गुणा कर दे या सबके बटा में 10 है, इसलिए उसको हटा दे। तो क्या बच गया? 12x बराबर 13y बराबर, पहले इन दोनों से x अनुपात y, 13 अनुपात फिर y अनुपात इन दोनों से 14 अनुपात 13। इधर कौन आएगा? इधर कौन चला जाएगा? हमें अनुपात किसका मिलेगा? XYZ क्या था? तीनों पुत्रों के खातों में जमा राशि है, तो उसका क्या है? ये अनुपात। चलते हैं, 13 को 14 से गुना करेंगे 182,
12 को 14 से करेंगे 168, 12 को 13 से करेंगे 156। किसी पहाड़े से कट रहा है? जी हां कट रहा है, 2 के पहाड़े से। काटेंगे 91, 84, 78, यानी कि x अनुपात y अनुपात z 91 अनुपात 84 अनुपात 78 आ गया। हमसे किसको मिलने वाली राशि पूछी है? छोटे पुत्र को मिलने वाली राशि। तो छोटे पुत्र का हिस्सा कितना है? 78 है ना, छोटे पुत्र को। तो छोटे पुत्र का हिस्सा 78 है, लेकिन है किस में से? इन तीनों के जोड़ में से, और इन तीनों का जोड़ है 253। 253 में से छोटे को कितने मिल रहे हैं? 78, बड़े को 91, और बाकी बचे हुए 84 मंझले को मिल रहे हैं। टोटल धन कितना था हमारा? 25,300। काटेंगे तो 100 बार कट जाएगा, यानी कि छोटे पुत्र के खाते में 7,800 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, ताकि वो 4 साल ठहरेंगे तो उतना ही मिश्र धन बनेगा जो 9100 रुपए का 2 साल के लिए बनेगा। अर्थात उनको मिलने वाली राशि क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। अभी नजमा ने 10,000 रुपए में से कुछ धन 8% दर पर तथा शेष धन 10% दर पर उधार दिया। पूरे धन पर ब्याज 9.20% था। तो बताओ नजमा ने 10% दर पर कितना धन उधार दिया? थोड़ा सा समझिए इसे कि नजमा के पास टोटल 10,000 रुपए थे, उसने 2 हिस्से कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2 हिस्सों में बराबर बराबर किया हो। एक तरफ ज्यादा रख लिए, जैसे एक तरफ 4,000 एक तरफ 6,000 रख लिए, इस तरह से अलग अलग कर दिया धन उसने, 2 अलग भागों में बांट लिया। उसमें से एक धन को तो उसने दे दिया कितने परसेंट पर? 8% पर, और दूसरे धन को कितने पर दे दिया? 10% पर। तो क्या पूरे धन की दर 8% रहेगी? जी नहीं, क्योंकि उसमें से कुछ धन 10% पे भी दिया गया है, तो जो ओवरऑल जो दर आएगी वो 8 से तो ज्यादा आएगी और 10 से कम आएगी। ना पूरी 8 होगी ना पूरी, क्योंकि ना तो सारा धन 8 पर था ना सारा धन 10 पर था, तो 8 और 10 के बीच में कहीं होगी। तो जब बीच में कहीं होती है तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग किससे करते हैं? अक्सर मिश्रण नियम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पहले धन दिया गया किस दर पर? बाद में धन दिया गया किस दर पर? लेकिन जो ओवरऑल दर आई वो कितनी आई? 9.2% कह दूं या 20 कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा यहां पॉइंट में है तो हमें इसे उड़ा के क्या करना होगा? 100 कट गया। अब इसके बटा में 1, इसके बटा में 1, बटा में तो हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए? एलसीएम से गुना कर ले, या तो ये तरीका लगा ले गुना वाला, और अगर ये नहीं लगाते हैं तो डायरेक्ट घटा दें, बाद में हल कर लेंगे अपन लोग। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिएगा पहले दर क्या रखी, बाद में दर क्या रखी, और एग्रीगेट दर क्या आई? डायरेक्ट घटा दे पहले, जो गुणा करने वाला काम है वो बाद में कर लेंगे हम लोग। करना तो पड़ेगा लेकिन वो बाद में कर लेंगे। कितना बचेगा? 0.80। इधर कितना बचेगा? 1 पॉइंट, और ये हमेशा हमें क्या मिलता है? अनुपात। इसे हम क्या लिखेंगे? 80/100 अनुपात 120 अनुपात कभी भी बटे में नहीं हो सकता, इसलिए किससे गुना कर देंगे? पहले कर देते तो ये डायरेक्ट ये मिलती, नहीं किया तो अब कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 80 अनुपात
2:, यानी कि हमें हमारे धन को 2:3 में बांटना होगा। 2 भाग 8% पर दे देंगे और 3 भाग 10% पर दे देंगे। तो हमारे पास कुल धन था कितना? 10,000। तो देखते हैं 8% पर दिया गया धन 2 इंटू और 10% पर दिया गया धन इंटू, क्योंकि 5 में से तो करना है अपने को डिवाइड। कितने रुपए देने पड़ेंगे 8% दर पर, और 10% दर पर कितने देने पड़ेंगे? 6,000। हमसे क्या पूछा गया है? बताइएगा 10% दर पर कितना धन दिया गया? 6,000। अगला सवाल भी सेम इसी प्रकार से है, लेकिन उसमें इसमें फर्क क्या है? उसमें फर्क यह है कि ये बीच की दर नहीं दे रखी है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ओवरऑल ब्याज दिया गया है हमें। ओवरऑल क्या दिया गया है? ब्याज दिया गया, हमें दर नहीं देगी। तो पहले हम क्या करेंगे? ये दर ज्ञात करेंगे, फिर बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न को हल कर देंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। मोहित के पास कितने रुपए हैं? वह उसमें से कुछ धन किस दर पर देना चाहता है? 6% पर देना चाहता है, और बाकी बचा हुआ धन 9% पर देना चाहता है। लेकिन ओवरऑल जो दर आनी है वो हमारे पास नहीं है। कह रहा है कि इससे उसे कुल ब्याज की जो प्राप्ति है वो कितनी हो रही है? 1170 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें यहां से दर ज्ञात करनी होगी। 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू समय, क्योंकि समय तो है नहीं, इसलिए समय कितना मानना होगा? हमें 1 वर्ष ही मानना होगा। 1 2 3 1 2 3, यानी कि हमारे पास जो दर आई वो कितनी आ गई? 117 बटे 15% आ गई। हम यही ले लेंगे, हम यही ले लेंगे 117 बटे 15। अब क्योंकि इसलिए ये सवाल काट के दोबारा करवाया, यहां पे गुना इसलिए नहीं करवाया क्योंकि यहां ये सवाल हमने गुना करके ही करना है, क्योंकि यहां पे हम लोग डायरेक्ट घटा के नहीं कर सकते थे। इसलिए आपको ये सवाल तो घटा के समझा दिया, ये सवाल अब गुना करके समझा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए इसके बटा में कितना है? इसके बटा में हमें इसे बटा को खत्म करना होगा। तो 15, 1 और 1 का लघुत्तम कितना होता है? 15। तो सबको किससे गुना कर देंगे? 15 से। तो देखो 15 छिके 90, 15 निम्मे 135, 15 से 15, तो जो एग्रीगेट आया वो कितना आ गया? 117। अब घटा देंगे 18, घटा देंगे 27, 9 दुए 18 और 9 तिये, यानी कि ये धन भी हमें किस हिस्से में बांटना होगा? 2:3 में। हमारे पास कुल धन था कितना मोहित के पास? 15,000 रुपए थे। तो बताएं 6% पर कितना दिया जाएगा? 2/5 इंटू 15,000, और 9% पर 3/5 इंटू 15,000। किसका पूछा है? हमसे पूछा है 6% पर। तो केवल ये ज्ञात करेंगे अपन लोग। 3 बार कट गया, यानी कितना दिया गया धन? 6,000 रुपए दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा भाई। कह रहा राजेश ने 12 जनवरी 2001 को 12.5% दर से 1,340 रुपए उधार लिए। यदि कुछ समय बाद ब्याज के रूप में उसे
उधार दिए, यदि कुछ समय बाद ब्याज के रूप में उसे 33 रुपए और 50 पैसे प्राप्त हुए हो, यानी कि मूलधन कितना था 1340, दर कितनी थी 12.5% या 12.5 या 25/2, ब्याज कितना था 33.50। क्या नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, समय कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। हमारे पास क्या नहीं है, समय। 100 गुणा ब्याज कितना था 33 रुपए 50 पैसे बटा मूलधन कितना था 1340 रुपए, दर कितनी थी 12.5%। तो हम इसे क्या लिख दें 25 बटा पलटकर ऊपर, पॉइंट उड़ाते हैं, नीचे क्या लग जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, काटते जा रहे हैं अपन लोग, और हमें क्या मिलेगा, समय मिलेगा। हम काट देते हैं पहले 25 से, 25 एकम 25, बच गए 8, 85, 25 तिये 75, बच गए 10, 100, 25 चौके 100, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा 10, 1, हमारे पास बचेगा समय बचेगा 1/5। अब बताइए 1/5 क्या है ये, क्योंकि समय हमेशा किसमें होता है, वर्ष में होता है। तो ये हमें मिला 1/5 वर्ष। अब 1/5 वर्ष है तो हमें इसके क्या बना ले, दिन बना ले हम लोग इसके। तो इसके दिन बनाने के लिए हम इसको किससे गुना कर देंगे, 365 से गुना करेंगे, और हमें कितने दिन मिल जाएंगे 73 दिन मिल जाएंगे। यानी कि जो ब्याज लगा वो कितने दिन का लगा, 73 दिन का लगा। तो क्या ऑप्शन में 73 दिन है, जी नहीं। प्रश्न पूछा है ब्याज किस तारीख तक का था, यानी कि हमें कहां से 12 जनवरी 2001 से लेकर 73 दिन काउंट करने हैं। तो देखिएगा हमारे पास दिन है 73, जनवरी के कितने तारीख से पैसा लिया गया था 12 को, जनवरी में दिन कितने थे 31, कितने बच गए 19। जैसे ही हम 19 दिन खत्म करेंगे जनवरी खत्म हो जाएगी, हमारे पास दिन बचेंगे, हाँ जी 5, हाँ जी 5, 54 दिन बच गए हमारे पास। अब कौन से दिन आएंगे आगे, फरवरी के, वर्ष कौन सा है 2001, तो सीधे के सीधे कितने दिन और खत्म हो जाएंगे 28 दिन खत्म होंगे, और फरवरी भी खत्म हो गई, हमारे पास दिन बच गए कितने 26। मार्च भी खत्म हो जाएगा, जी नहीं, क्योंकि मार्च में दिन होते हैं 31, जबकि हमारे पास दिन बचे हैं। तो ब्याज कब तक का था 26 मार्च 2001 तक ब्याज लगा था, यानी कि पैसा जो रुका था वो 26 मार्च 2001 तक रुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं अपन लोग। क्या कह रहा है, कितने समय में, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है, लिख दिया पहले ही। कह रहा है कि 10% दर से कोई धन का साधारण ब्याज मिश्र धन का, यानी कि हम लोग यहां पे एक सीरीज बना ले, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, किसका कहां मिलेगा, तो मिश्र धन कितना है 5। अब मूलधन है या ब्याज है, ब्याज है। कह रहे साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/5 है, 2/5। कौन, साधारण ब्याज, किसका, मिश्र धन का, यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, टोटल धन कितना है जिसमें से ब्याज कितना है
बाकी बचा हुआ ज्ञात क्या करना है, समय। दर कितनी दे रखी है हमें, 10% हमें दर दे रखी है। चलिएगा 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय, सॉरी दर, 10 से 10 कट गया, 20 बटा यानी कि 6 सही 2/3 क्या वर्ष। क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है भाई। बड़ा आसान सा प्रश्न है ये तो, बस कंडीशन ये है कि इसे 2 भागों में करना होगा हमें। कह क्या रहा है पहले पढ़े, 3 वर्षों में 725 रुपए 50 पैसे 899 रुपए 62 पैसे हो जाते हैं, यानी कि मूलधन कितना है। देखिए लिखते हैं अपन लोग, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। मूलधन था 725 रुपए 50 पैसे और मिश्र धन है 899 रुपए 62 पैसे। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो क्या होगा, ब्याज होगा। कितना होगा ब्याज देखते हैं, 174 रुपए 12 पैसे क्या हो जाएगा ब्याज। कितने सालों का है ये, 3 वर्ष का, मतलब समय कितना है 3 वर्ष, यानी कि हमें ज्ञात क्या करनी होगी, दर। तो देखिए दर का फॉर्मूला क्या होगा, 100 गुना ब्याज बटे मूल धन इंटू समय। हल करेंगे कोई ना कोई दर आएगी, वो दर हम लोग यहां लिख लेंगे। फिर प्रश्न को लेके आगे दोबारा से बढ़ेंगे आगे। क्लियर होगी यहां तक बात। फिर कह रहा है कि इसी दर पर, यानी कि जो दर आएगी वो एज इट इज यहां लिख देंगे। जो दर आएगी वो तो एज इट इज यहां लिख दी जाएगी, क्योंकि प्रश्न ने क्लियर कहा है कि इसी दर पर। दर तो यही रहनी है, कितने समय में, यानी कि अब हमें क्या है, समय ज्ञात करना है। और कह रहा है कि 625 रुपए 825 रुपए हो जाएंगे, मतलब मिश्र धन। तो ब्याज कितना बने, 200 रुपए। किसका फॉर्मूला लगाना होगा अब, तो 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, जो पहले आएगी वो लिखेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, समय हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। कह रहा है कि 3000 रुपए का मूलधन, 3000 रुपए मूलधन 3000 रुपए। क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, 15 माह का समय, 15 माह या 15/12 यानी कि 5/4 वर्ष। समय भी आ गया और कह रहा है 3 पैसे प्रति रुपए की दर, प्रति माह की दर। हमें दर कैलकुलेट करनी है। असल में ये दर क्या चीज है, दर को समझना है। सामान्यतया हमारी दर होती किस में है, प्रतिशत में होती है। प्रतिशत का मतलब मोटी मोटी बात 100 रुपए पर होती है। और दर का यूनिट जो दर कितने टाइम की होती है, वो वार्षिक होती है। यानी कि वो जो दर होती है, मान लीजिए 3% है, 5% है, 20% है, 36% है, जो भी दर है वो दर जो होगी वो 100 रुपए का कितने साल का ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज है। मान लीजिए 15% दर है, तो कहने का मतलब क्या हुआ
कि 100 रुपए का 1 साल का ब्याज कितना है, 15 रुपए है। अब हमें इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, तो देखिएगा 3 पैसा प्रति रुपया प्रति माह। देखिए हम लोग यहां पे थोड़ा सा रफ में कैलकुलेट करते हैं। 1 रुपए का 1 महीने का ब्याज कितना है, 3 पैसे। 1 रुपए का 1 मंथ का जो ब्याज है वो है 3 पैसे। अगर मैं रुपए 100 कर दूं, समय 1 ही महीना रखूं, 1 रुपए का ब्याज 3 पैसे है तो 10 रुपए का ब्याज 30 पैसे, 100 रुपए का ब्याज 300 पैसे। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं अब, 3 रुपए। यानी कि 100 रुपए का 1 महीने का ब्याज 3 रुपए और 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 गुणा 12 यानी कि 36 रुपए। और जो दर आती है वो क्या होती है, प्रतिशत का मतलब 100 रुपए की होती है और पर एनम होती है यानी कि वार्षिक होती है। तो हमारे ब्याज की जो दर आई वो कितनी आई, 36% आई। ये लो जी, हमें ज्ञात क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। पूछा क्या है, साधारण ब्याज ही पूछा है। साधारण ब्याज ज्ञात करो। ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। 9 5 45, 45 तिये 135, यानी कि वो रुपए कितने हैं, 1350 रुपए है। सी ऑप्शन रहेगा अभी हमारा। क्लियर होगी बात? अगला सवाल, अगले 2 सवाल हैं भाई, 56 नंबर और 57 नंबर। दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा आपको पहले समझना है। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन करेंगे इसको किसमें, शॉर्ट में कर डालेंगे। ठीक है, समझेंगे किसमें, डिटेल में, लेकिन बाद में कर देंगे किसमें, शॉर्ट में। कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% हो तो बताओ प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा घटनाक्रम सुनिएगा। एक व्यक्ति है, उसे 900 950 रुपए की आवश्यकता है। वो एक साहूकार के पास गया और बोला कि सेठ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने रुपए चाहिए? क्या तो देख भाई 12.5% की दर लगेगी, कितने टाइम में चुकाएगा? क्या जी आपको मैं 3 किस्तों में चुका दूंगा, यानी कि 3 सालों में चुका दूंगा। 3 किस्तों में नहीं, 3 सालों में चुका दूंगा। क्या ठीक है जी, 3 सालों में चुका देगा। तो सेठ जी ने फटाफट क्या किया, अपना कैलकुलेटर निकाला और दिए गए धन का 3 साल का ब्याज फटाफट जोड़ के उसे बताया भी देख 3 साल बाद मुझे जो है वो 1092 रुपए देने होंगे, क्योंकि 1092 रुपए का ऋण है, कर्जा है। कर्जे में क्या क्या आ गया, मूलधन भी आ गया और उसका ब्याज भी आ गया। यानी कि ब्याज सहित मुझे जो है वो 1092 रुपए चुकाने होंगे। ठीक है जी। XYZ नाम का कोई भी कैंडिडेट था, वो पैसे लेके आ गया। उसने सोचा कि जब मैं एक साथ इस राशि से कम राशि नहीं बना पाया तो इतने रुपए एक साथ कैसे बना लूंगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने क्या किया, एक सालाना बजट निकालना शुरू किया और उसने क्या किया, कुछ पैसे निकाल लिए। मान लीजिए उसने X रुपए निकाले, या मान लीजिए उसने 325 निकाले, जो मर्जी निकाले, कुछ रुपए उसने निकाले। अब क्या ब्याज सेठ के पैसे का ही होता है या हमारे पैसे का भी ब्याज होगा? नियम तो ये कहता है हमारे पैसे का भी ब्याज होना चाहिए। चाहे तो हम वो पैसा सेठ को जमा करा दे और चाहे वो पैसा किसी और को दे दे, बात एक ही है। तो उस कैंडिडेट ने क्या किया कि वो X नाम का कैंडिडेट था,
उसने एक छोटी सी राशि जुटाई, पहली किस्त आई, और उसकी किस्त क्या थी? वार्षिक किस्त थी। तो पहली किस्त कब आएगी? 1 साल बाद आएगी। उसे टोटल पैसा कितने साल बाद देना था? 3 साल बाद। अब कितना समय बच गया? 2 साल का समय बच गया। तो उसने क्या किया? एक ए नाम के कैंडिडेट को पकड़ा, अमित नाम के कैंडिडेट को पकड़ा, जिसे पैसे की जरूरत थी। उसने कहा भाई ये पकड़ पैसा, 2 साल के लिए दूंगा और 2 साल बाद ब्याज सहित मुझे लौटा देना। यानी कि उसने अमित को वो पैसा दे दिया। किस दर पर दिया? जो सेठ ने लगाई वही दर दी। कितने साल के लिए दिया? 2 साल के लिए दिया। इतना पैसा मूल बनेगा और ये इसका ब्याज हो जाएगा। इतना पैसा अमित वापस देगा। कितना देगा उसकी चर्चा अपन लोग करते हैं बाद में। क्लियर? फिर 1 साल बीता, उसने वही राशि उतनी की उतनी सेम राशि वो इकट्ठी की और अब किसके पास चला गया? विक्रम के पास चला गया। विक्रम मीन्स बी के पास चला गया या वी के पास चला गया और बोला ये पकड़, तेरे को पैसे की जरूरत थी, अब आप मुझे कितने टाइम बाद लौटाओगे? 1 साल बाद। देखे आ गया। तो जो विक्रम है वो उसे उस राशि का 12% दर से 1 साल का ब्याज देगा, इतने रुपए देगा। तीसरी बार वही राशि जुटाई और ए से भी पैसे ले लिए, विक्रम से भी ले लिए, तीनों पैसे इकट्ठे किए, ले जाके सेठ जी को पकड़ा दिए। ये लो सेठ जी आपके 1092 रुपए। समझ गए? तो पूछा है कि बताओ हर बार उसने इन्वेस्टमेंट यानी इकट्ठा कितना किया था, हर साल कितना इकट्ठा किया था या कितनी किस्त थी वो? तो देखिए हमें पता नहीं था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां किस्त की जगह क्या लिख लेते हैं? एक्स। अब इसको हम लोग यहां पे सीरीज में बना रहे हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं। पहले कितने रुपए इकट्ठे किए उसने? एक्स रुपए। क्या थी दर? कितने साल के लिए दिए? ओके। फिर कितने इकट्ठे किए? किस दर पर? अब की बार कितने टाइम के लिए दिए? और तीसरी बार कितने इकट्ठे किए? केवल एक्स। दर कितनी थी? क्योंकि पैसे दे ही नहीं सकता, क्योंकि समय तो है ही नहीं अब उसके पास, आज तो पैसा हिसाब करने के लिए जाना है। उसने अपने एक्स रुपए मिलाए। अब ये टोटल क्या है? ब्याज है। कितना ब्याज हो गया ये? 24x बटे 100। और ये कितना ब्याज हो गया? 12x बटे 100। ये तो धन है, इसका ब्याज कितना है? 0, क्योंकि पैसा दिया ही नहीं गया, मूलधन ही था वो तो देखो इसके साथ मूलधन को शामिल भी तो करना है। तो मूलधन का मतलब क्या है? वही x, और x जोड़ने का मतलब डायरेक्ट लिख दूं इसको। कितना लिख दूं? 124x बटा, और इसको क्या लिखूं? 112x बटा, और इसको क्या लिखूं? केवल x, क्योंकि मूलधन है, ब्याज तो इसमें है ही नहीं। क्यों ना अगर इसके बट्टा में भी 100 ले ले हम लोग, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, लघुत्तम आ जाएगा इजी। तो यहां 100 लगाना हमारी इच्छा है और यहां 100 लगाना हमारी, 100 से अंश और हर में गुना कर दिया। अब देखिएगा ये धन और ये धन टोटल इकट्ठे करके कितने हो गए? 1092। लघुत्तम लिया 124x, 112x, 100x, 1092। टोटल कितने एक्स हो गए भाई? 336x। तिरछा गुना करूंगा तो 1092 गुना 100। एक्स की वैल्यू 1092 गुना 100 बट्टा में 336। 300 कुछ रुपए आ जाएंगे। थोड़ा कच्चा समझ में आया। एक बार इसे और चर्चा करता हूं, मिटा दूंगा बाद में। अब आपके साथ उसको बिल्कुल शॉर्ट में चर्चा करता हूं। ये तो डिटेल में बता दिया, दिमाग में पिक्चर बना दिया आपके कि कुछ धन था वो 2 साल के लिए लगाया, फिर वही राशि 1 साल के लिए लगाई, फिर उतनी राशि और जोड़ी, तो टोटल धन कितना बढ़ जाना चाहिए? मूलधन और ब्याज मिलाकर 1092 बढ़ जाना चाहिए। अब देखिए अपन लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले धन कितना लगाया उसने? x। मूलधन कितना था? x। पहली बार दर कितनी थी? पहले बार समय कितना था? बट्टा ये कितना हो जाएगा?
24x बटा, ये तो केवल ब्याज ब्याज है। अब हमें मूलधन और शामिल करना है, मतलब x ही शामिल करना है। याद करो जो पुत्रों वाला किया था अपन लोगों ने क्वेश्चन, कि जब इसमें मूलधन और शामिल करते हैं तो नीचे वाला फटाक से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 100 ऊपर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 124x बटा 100। दर कितनी थी, 12%। मतलब जब जैसे जैसे साल कम होंगे वैसे वैसे 12 रुपए तो कम होते जाएंगे। भाई एक साल का ब्याज कितना है, 12% ही तो है। तो पहली बार 124x है, तो अगली बार कितने कम हो जाएंगे, 12 कम हो जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे, 112x। उसके अगली बार 12 और कम होंगे तो 100x, और तीनों मिला के कितने हो जाने चाहिए, 1092। ये देखिए ये लाइन आ गई डायरेक्ट, केवल x को हल करना कॉमन लेके। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन कौन सा करने वाले हैं अब, क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। अगली 1 सेकंड बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल भुगतान कितने का करना है, 5800 का। टोटल किस्तें कितनी होनी चाहिए, 5। दर कितनी है, 8% है ना। तो पहली किस्त कितने साल के लिए रहेगी, 4 साल के लिए, क्योंकि पहली किस्त साल बाद आएगी। तो 8 चौका दर 8% है, साल 4 है तो 8 चौके 32। मूलधन x था तो 32x बटे 100, तो मिश्र धन 132x बटे 100। अब हर साल कितने % कम होते जाएंगे, 8 कम होते जाएंगे। तो 124x बटे 116x बटे 108x बटे, कितने साल तक चलना है ऐसा काम, 5 बार, और लास्ट में 100x बटे 100। और ये धन कितना हो जाएगा, अगर इसे आप जोड़ेंगे लघुत्तम लेंगे 100, सेम के सेम आएंगे ऊपर वाले, 132x प्लस 124x प्लस 116x प्लस 108x प्लस 100x बराबर 580x बराबर 5800। तो 580x बराबर 5800 के आगे 2 जीरो, और x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 580 का भाग दे देंगे, यानी कि हर बार 1000 रुपए जमा कराने होंगे। तो 5 सालों में 5000 तो मूल हो जाएंगे, बाकी 1000 रुपए का 4 साल का ब्याज, अगले 1000 का 3 साल का ब्याज, उससे अगले 1000 का 2 साल का ब्याज, और उससे अगले 1000 का 1 साल का ब्याज, और लास्ट में 1000 रुपए मूलधन मिलाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 5800 रुपए हो जाएंगे।